हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सिलेबस, जिसे हिंदी में समकालीन भारत और शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या है, ये जो हमारा सिलेबस है वो ये 4 यूनिट्स में डिवाइड है और इसके बारे में हम डिटेल्स में इसके हर एक टॉपिक्स को यूनिट वाइज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे कि हिंदी में कहते हैं भारत का संविधान और शिक्षा। इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से संविधान बनाए गए जिससे कि शिक्षा की ओर बल दिया गया, और जिसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम आगे की वीडियो में जब अपलोड की जाएगी तो देखेंगे। इसमें सिर्फ हम क्या है, शॉर्ट टर्म में जानने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट में क्या कहा गया है। इसके बाद है हमारा कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा की समवर्ती स्थिति। इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा की स्टार्टिंग हुई है वो पहले प्रांतीय या राज्य सूची स्टेट लिस्ट में थी, फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन द्वारा शिक्षा एजुकेशन को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिसी एक्ट्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा से संबंधित नीतियां और अधिनियम। इसमें बताया गया है कि संविधान द्वारा 66वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, ताकि राज्य के रूप में मौलिक अधिकार के रूप में जो बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल के, उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड की जाए। मतलब फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेजेस सेगमेंट्स, जिसे कहते हैं प्रावधान सीमांत और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा। इसमें बताया गया है कि जो हमारा मार्जिनलाइज था, जो एक यूनिवर्स टेंडेंसी है जो रिलेट करता है कि सामाजिक स्तर पर और जो लोग मार्जिनलाइज के अंतर्गत आते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट से वंचित क्यों रखा जाता है, इसका क्या वजह है, क्या कारण है। इसके बाद है हमारा एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज आर्टिकल्स 14, 15, 16, 30 एंड 51A। इसमें क्या बताया गया है, जो शिक्षा और मौलिक अधिकार और उनके जो कर्तव्य अनुच्छेद हैं, जैसे 14, 15, 16, 30 एंड 51A, इसके बारे में विस्तार से बताया गया कि कौन कौन से अनुच्छेद में, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बच्चों के लिए शिक्षा और मौलिक अधिकार बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे क्या कहते हैं, राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि जो हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा यूनिट फर्स्ट का राइट ऑफ एजुकेशन RTE एक्ट 2009, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009। इसमें बताया गया है कि जो RTE एक्ट 2009 है उसमें देश के 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एंड अनिवार्य यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, जो कि प्राथमिक शिक्षा देने के प्रावधान है। ये सुविधा उन बच्चों के लिए है जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं, जो अशिक्षित है अथवा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये अधिनियम बनाए गए हैं। यूनिट सेकेंड रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में शिक्षा आयोगों और नीतियों की समीक्षा, जिसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। उस टाइम की हम विशेषताएं देखेंगे कौन कौन सी थी। फर्स्ट है प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था को नियमित करें। सेकंड पॉइंट है भारतीयों को अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा में शिक्षित किया जाना था। और थर्ड पॉइंट हमारा हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना। क्रिटिकल अपर्चर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग कमीशन, निम्नलिखित आयोग की सिफारिशों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन। इसमें क्या है, बताना है हमें कि क्या क्या रिकमेंडेशन उस टाइम पे कमीशन के टाइम किया गया, जिसका फर्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53, जिसे कि हिंदी में कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। इसमें क्या है, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो अदर नेम था वो था मुदालियर कमीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुदालियर आयोग। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की।
उन्हीं के नाम से इसे मुदालिया कमीशन कहा जाता है। इसके बारे में जो डिटेल्स में है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, परंतु जो हमारे सेकेंड यूनिट्स में ये जो इतने सारे जो कमीशन दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, और ये हर एक क्वेश्चन में जब भी हमारा पेपर होता है तो उसमें जरूर ये एक बार आता है, इनमें से कोई भी एक कमीशन। नेक्स्ट हमारा सेकेंड है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। इसे क्या DS कोठारी ने गठित किया गया था, जिसे इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन रखा गया। मतलब कि जो एग्जाम से इसमें इसका सेकंड नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मुदालिया आयोग या मुदालिया कमीशन क्या होता है, ऐसी इंडियन एजुकेशन कमीशन को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसके दोनों नाम भी पता होने चाहिए। इसे क्या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन का नाम भारत की शिक्षा नीति को सुधारने और उच्च स्तर पर ले जाने का था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। इस नीति के अनुसार सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। शिक्षा प्रदान करने को माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का बनाया गया है। मतलब कि इसमें जो बच्चों को जो हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो उनकी जो मदर लैंग्वेज के साथ साथ हम जो आके क्षेत्रीय आसपास की जो लैंग्वेज होगी वो भी सिखाएंगे। मतलब कि जो बच्चा होगा सबसे पहले उसे उसकी लैंग्वेज में भी चीजें समझ आनी चाहिए, इसलिए हम जो उसको मदर लैंग्वेज है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। इसमें इस तरह के लोगों को शिक्षा देने की बात कही है। इसमें क्या है जो एजुकेशन है वो किस तरीके की देनी है, जैसे एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, वुमेन्स को इक्वालिटी के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए जैसे SC ST OBC उन सबको भी एजुकेशन प्रोवाइड होगी, ना कि उनके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी कोई अदर बैकवर्ड सेक्शन है या फिर कोई बैकवर्ड एरिया से या फिर कोई हैंडीकेप बच्चा या फिर डिसेबल चिल्ड्रन है, उनमें से किसी को से किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राममूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990, से कहते हैं राममूर्ति शिक्षा आयोग 1990। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की घोषणा की गई, परंतु 3 साल बाद 7 मई 1990 में इस नीति की समीक्षा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था प्रबुद्ध व मानवीय समाज की ओर शिक्षा को 1990 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। मतलब जो राममूर्ति कमीशन था 1990 में बनाया गया, और इसमें भी जो थी वो बच्चों की शिक्षा के लिए ही सबसे ज्यादा योगदान देने की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य योजना 1992। इसमें क्या कहा गया, जो भारत सरकार ने 1992 में एक सरकारी शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के साथ साथ उसी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और इस कार्य योजना 1992 के नाम से जाना जाने लगा। कार्य योजना जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 24 भागों में विभाजित किया गया है, और कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारी 1986 की जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन थी वो 24 भागों में डिवाइड थी, और जो हमारी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है वो 23 भाग में डिवाइड है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसमें हम उसके क्या नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आवश्यकताएं और उद्देश्य। इसमें क्या है कि हमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो बनाया गया हमारा NCF 2005, उसमें भारत में स्कूलों के लिए जो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा प्रथाओं को जो है उसे दिशा निर्देशक दिया गया है कि उन्हें किस तरीके से किस रूप में कार्य करना है, इसकी क्या नीड्स आवश्यकता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसे हम आगे डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। यूनिट 3 कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा में समकालीन मुद्दे। इसमें देखेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन से मुद्दे थे जो कि भारतीय शिक्षा में आ रहे थे। फर्स्ट है हमारा लेक ऑफ मनी, पैसों की कमी होना, कॉस्टली हायर एजुकेशन, उस टाइम पे जो हमारी हायर एजुकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। निगलेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो इंडिया की जो लैंग्वेज थी उसे निगलेक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन,
और नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट रिजर्वेशन एंड पेड सीट। उस टाइम पे जो कास्ट के हिसाब से बच्चों का एडमिशन किया जाता था और जो लोग पैसे दे देते थे उनके लिए सीट रिजर्व हो जाती थी। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद जनरल एजुकेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ये सारी जो कमियां थी उस टाइम पे भारत की शिक्षा में बहुत ही ज्यादा रुकावट का काम कर रही थी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज सच एज MDM, SSA एंड RMSA। इसमें क्या है, जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौगीकरण और MDM जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, SSA सर्व शिक्षा अभियान, RAM से रमसा जैसे संबंधित मुद्दे, जिसे हम RAM से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है और इसका जो संबंध है किसी वर्ग या समूह से नहीं है, अभी तो इसका संबंध देश की समस्त जनता से है। इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं जैसे कि MDM, रमसा एंड SSA। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इश्यूज एंड डिबेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण पर मुद्दे और बहस। जो ग्लोबलाइजेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, इसमें क्या है, जो वैश्वीकरण पहले से ही सरकार द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का नतीजा है। यह आमतौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में हमारा लिबरलाइजेशन, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं हिंदी में। जो उदारीकरण है सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। ये मतलब दिखाता है कि क्या क्या सरकार की तरफ से कमियां हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी का प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निजीकरण। इसी तरह से निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र से स्वामित्व में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता है। कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य स्कूल प्रणाली। इसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि एक गांव या मोहल्ले के सारे बच्चे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़के हो, लड़कियां, किसी भी जाति, कास्ट या धर्म के, उन सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाती। उन्हें सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जाती है, प्राप्त करवाई जाती है, और इसकी सारी जिम्मेवारी जो होता है वो सरकार लेता है या फिर सरकार की तरफ से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। इसमें बताया गया है कि जो वोकेशनल एजुकेशन वह बच्चों को इस तरह से करवाई जाएगी जिसमें बच्चे पढ़ने के साथ साथ अपने व्यवस्था यानी अपने व्यवसाय पर भी ध्यान दे सकेंगे कि उन्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो अपना जो व्यवसाय किस तरीके से किस चीज से रिलेट करके, मतलब वो आगे मतलब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो बच्चों की एजुकेशन पे सहायता की जाएगी कि जिससे वो अपने उस व्यवसाय में आगे बढ़ सके और उसे कर सके। 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज, 3 भाषा मूल सूत्र। यह 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में गठित किया गया है, जिसमें 3 लैंग्वेज का मतलब है कि वह हिंदी, इंग्लिश और साथ में वह अपनी मूल भाषा क्या, उसकी जो मदर लैंग्वेज है वो उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, जिससे वो क्या इजी तरीके से चीजों को समझ सकता है। क्योंकि अगर वो अपनी मदर लैंग्वेज मदर टंग में चीजों को जानेगा तो वो उस चीज को अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकेगा और समझ भी सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या है, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग का मतलब बताना है कि ओपन लर्निंग एजुकेशन से क्या मतलब होता है और डिस्टेंस से। जो हमारा ओपन एजुकेशन लर्निंग है इसका मतलब है इसमें जो छात्र होते हैं किसी आयु सीमा के बिना किसी भी कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं और ओपन लर्निंग सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। यह लर्निंग उन बच्चों को भी कर सकते हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी है या फिर वो आगे पढ़ नहीं पाए, परंतु वो पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना एडमिशन ओपन लर्निंग में करवा सकते हैं। इसी का जो दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ये इसके नाम से जाना जाता है डिस्टेंस एजुकेशन या फिर लर्निंग सिस्टम के नाम से, जिसमें छात्रों को शिक्षा किसी दूरी वाले रहकर या फिर दूर से रहकर वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। इस तरह की शिक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच दूरी के साथ साथ छात्र और शिक्षण संस्था के बीच भी दूरी होती है। यूनिट 3 का जो लास्ट पॉइंट है हमारा मॉडर्नाइजेशन, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आधुनिकीकरण
संकल्प, लाभ और हानियां। इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक किस तरह की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया है कि जिससे से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। इसकी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूनिट 4 देखेंगे इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड एजुकेशन, भारतीय समाज और शिक्षा की उभरती चिंताएं। इसमें देखेंगे कि इसमें हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा और समाज में विकास हुआ है वैसे वैसे कुछ ना कुछ नई चिंताएं सामने आई हैं जो कि हमारे सोसाइटी और एजुकेशन पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा में क्या बताया गया है कि ये संस्कृति का शिक्षा पर और शिक्षा का संस्कृति पर पूरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की सामग्री से शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। शिक्षा अपने रूप रेखा का निर्माण समाज की संस्कृति के अनुसार ही करती है और संस्कृति का निर्माण समाज के उपकरणों, विचारों और मूल्यों के आधार पर ही होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा। जो डेमोक्रेसी है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं उसे जनतंत्र और प्रजातंत्र भी कहा जा सकता है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है। लोकतंत्र और शिक्षा दोनों सिक्के के पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिक्षा ही लोकतंत्र के लोगों को जागरूक बनाती है और उनके कार्य के रूप में उनमें जो रुचियां होती है उसे उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनइक्वालिटी इन एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शिक्षा में असमानता है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारी शिक्षा है वो हमारी प्राचीन काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल से अलग अलग है, क्योंकि जैसे जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी या हमें शिक्षा के बारे में कुछ नया पता चला है वैसे वैसे हम शिक्षा में बदलाव करते गए हैं और ये हमारी जो शिक्षा की नीतियां वो भी बदलती गई हैं। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, नए आर्थिक सुधार और शिक्षा पर उनका प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों के अंदर से शिक्षा के नए सुधार के वजह से लोगों में और उनकी स्थिति में सुधार किया गया है और जो उनकी जो जीवन शैली है उसमें भी क्या क्या चेंजेस आए हैं शिक्षा की वजह से, इसका शिक्षा से किस तरीके से उसमें प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल्स में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तकनीकी अधिकारिता के लिए शिक्षा। इसमें बताया गया है कि तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। तकनीकी शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा का रूप है जिनका व्यक्ति और समाज के साथ गहरा संबंध है, जो शिक्षा विशेष व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिसे तकनीकी शिक्षा के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। इसमें देखेंगे कि जो टीचर्स होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या उसके रोल होते हैं, उसके बारे में बताया गया। जो टीचर्स का क्या रोल होता है अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो भी इसमें बताया गया। किस तरीके से उन्हें यूनिवर्सल एजुकेशन के रूप में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चे इसकी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। हमारा यूनिट 4 का लास्ट और आखिरी पॉइंट है रिजर्वेशन एज एन इगलिटेरियन पॉलिसी, समतावादी नीति के रूप में आरक्षण। इसमें बताया गया है कि वो लोग या जाति जो अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में आती हैं इनके लिए क्या सीट्स को रिजर्व करके रखना, जिससे कि अनुसूचित जाति के लोगों की उच्च स्तरीय तरीके से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो SC, ST, OBC या अदर बैकवर्ड कास्ट से क्यों ना हो, पर उनके लिए शिक्षा और जॉब के लिए समान अवसर मिलेंगे, जिसमें कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें भी आगे पढ़ने की भी योग्यता दी जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में विस्तार से पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ये थे हमारे इसके जो पॉइंट्स थे वो बताए गए हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पॉइंट वाइज पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।